हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एमपी की इस क्लास में, जहां पर हम पिछले 2 लेक्चर में एमपी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज की क्लास भी दोस्तों एमपी के इंट्रोडक्शन पर होने वाली है। जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो जो कि एमपी का होता है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक जो है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। और इसकी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई में करवाने वाला हूं, एकदम बेसिक से लेकर एकदम जबरदस्त प्रो लेवल तक की तैयारी होगी। लेकिन एक सेकंड रुकना भाई, स्टूडियो का एक लाइट जो है वो मैं ऑन करना भूल गया था। अब सही लग रहा होगा। अ, क्या बताएं, ऐसा हो जाता है। चलिए, सब लोग आ गए हैं क्या भाई? लाइव में एक बार मैं देख लूं, देन फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे हमारी पिछली क्लासेस का, क्योंकि मैंने आपको बताया है, बोला भी है कि मैं आपको एमपी दोस्तों इतने जबरदस्त तरीके से आराम आराम से पढ़ाने वाला हूं कि आपको ये जो एमपी के फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल फिंगर टिप पर या मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। एक बार चीजें बन गई, एक बार चीजें याद हो गई, आप इसे कभी नहीं भूलने वाले। इतने आराम से, इतने सहजता के साथ हम इसे पढ़ेंगे। चलिए, तो जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं, आज की इस क्लास को रिवीजन के साथ हम शुरू करते हैं भाई। और देखिए दोस्तों, हमने इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार की थी। हमने देखा था मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और कल से हमारी मैपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कल लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम एक ही क्लास में मैपिंग को जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का परिचय हमने देखा था, और हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। और 1956 से पहले ये क्या हुआ करता था? सीपीएन बरार हुआ करता था। और कुछ इस तरीके की मैपिंग हुआ करती थी, जो कि हम पहली पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने जो है वो सागर, नर्मदा, विदर्भ, इन सबको मिलाकर सीपीएन बरार जो है वो बनाया था। आगे चल के सन 2000 में पुनर्गठन होता है मध्य प्रदेश का, और क्या बनता है? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है वो मनाते हैं। देखिए, इसके अलावा हमने देखा था मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम भी हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था, हृदय प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, वन प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, है ना। इसके अलावा गिद्ध स्टेट। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, हीरा प्रदेश भी कहते हैं भाई। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि संस्कृतियों का संगम स्थल, तेंदु पत्ता स्टेट भी इसे कहा जाता है। तो देखिए, बहुत सारे जो उपनाम है वो मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। और इनमें से महत्वपूर्ण क्या क्या है? नदियों का मायका महत्वपूर्ण है, संस्कृतियों का संगम महत्वपूर्ण है, हीरा प्रदेश महत्वपूर्ण है ना। बाकी तो सब आप जानते ही हैं कि एमपी को कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा हमने देखा था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के 9.38% के बराबर है। और इस लिहाज से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा विस्तार की बातें भी हमने कर ली थी। नॉर्थ से साउथ 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना? 870 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश भाई फैला हुआ है। तमाम चीजें देख चुके थे दोस्तों, स्पीड से मैं बस यहां पर क्या करवा रहा हूं? रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। मतलब इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है, और ना ही किसी भी बाहरी देश को या फिर किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को छूती है। और भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश की जो है वो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति भी देखी थी, जो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तक था, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भाई आप इसका रिवीजन कर रहे होगे, आप इसको बढ़िया पढ़ रहे होगे, बेहतरीन तरीके से नोट्स भी बना रहे होगे। ठीक है, आने वाले दिनों में इसमें पीपीटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन मुझे ऐसे ही पढ़ाना था तो ऐसे पढ़ा रहे, बाकी पीपीटी रहेगी, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कल की क्लास से पीपीटी ऐड कर देंगे इसमें। अब देखिए, इसी पॉइंट में हमें उत्तरतम, पूर्वतम, दक्षिणतम, मतलब कि सीमांतक बिंदु भी देखने को मिल गए। मध्य प्रदेश का उत्तरतम बिंदु क्या है दोस्तों? मुरैना है। और कहां पर स्थित है? 26 डिग्री
30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। दक्षिणतम बिंदु क्या है? बुरहानपुर। पूर्वतम बिंदु क्या है? सिंगरौली। और पश्चिमतम बिंदु क्या है? आलीराजपुर। इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आप बता सकते हो। जैसे सिंगरौली का क्या हो जाएगा? 82 डिग्री। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 74 डिग्री। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ज्यादा समय इस पे नहीं लेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, यहां से हमने दोस्तों कल पढ़ाई हमारी शुरू की थी और हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश के बीचों बीच नर्मदा नदी के समांतर जो है वो बहती है और नर्मदा नदी के समांतर बहती है ना, और 14 जिलों से होकर जाती है। 14 जिलों से होकर जाती है और वो 14 जिले हमने कुछ इस प्रकार पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? वीवीकेडी सूरजा, बीवीकेडी सूरजा। मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं मैपिंग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक से पढ़ लीजिए, देन फिर मैपिंग पढ़ लेना भाई, मजा आ जाएगी आपको। तो दोस्तों वीवीकेडी, वी से भोपाल, बी से भोपाल, वी से विदिशा, कटनी, दमोह। एस से 3 थे दोस्तों, सीहोर, सागर, शहडोल। सीहोर, सागर और शहडोल। आर से 3 है दोस्तों, रतलाम, राजगढ़, रायसेन। और जे से हो गया जबलपुर और ए से क्या हो जाएगा आपका? आगर मालवा। तो हमने ऐसे 14 जिले देखे थे। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये 14 की 14 जिले याद हो गए हैं क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, तभी तो मुझे समझ में आएगा चीजें। चले, इसके अलावा हमने देखा था माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है दोस्तों? क्रॉस करती है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक रेखा है मानक रेखा, जो कि 82.5 डिग्री रेखा होती है और यह समय निर्धारित करने वाली रेखा है। इसी से भारत का समय निर्धारित होता है, जो कि सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में मानक रेखा कहां से होकर गुजरती है? सिंगरौली से। हमने कुछ इस तरीके से चीजों को जो है वो समझा था। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख बिंदुओं पर बात की थी और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना, जो कि हमें पढ़ने हैं। ये 5 बिंदु हमने देखे थे। हमने देखा था उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का क्या है दोस्तों? केंद्र बिंदु है। ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र बिंदु। फिर हमने देखा था अगला दोस्तों, बैतूल का बरसाली। बरसाली से वर्ष, भारतवर्ष का केंद्र बिंदु क्या है? बरसाली। फिर हमने देखा था कटनी का करौंदी, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। फिर हमने देखा था विदिशा, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। और फिर हमने देखा था सागर। सागर क्या है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ओके, 5 चीजें हैं। मंगलनाथ क्या है भाई? पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। मंगलनाथ मंदिर को माना गया है उज्जैन में। अगली बार उज्जैन जाओ तो मंगलनाथ मंदिर जरूर जाना। फिर उसके बाद अगली जगह है बैतूल का बरसाली, भारतवर्ष यानी अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाली में था। ठीक है। फिर है कटनी का करौंदी, जो कि भौगोलिक भारत का, जो भारत का मैप आप देखते हो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कटनी का करौंदी है। और भारत की जो वर्तमान जो बाउंड्रीज है उनमें देखा जाए तो फिर जो है आपका जो विदिशा है वो है केंद्र। और दोस्तों सागर जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है? केंद्र बिंदु है। तो ये तमाम चीजें हमने देख ली थी। चलें आगे की बात करते हैं। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके पहले भाई कौन क्या कह रहा है जरा मैं देख लूं। रितिका, शिवानी, नीलू और बीना, केवल 4 ही लोगों को याद हुआ है क्या भाई? बाकी लोगों ने वो 14 जिले याद नहीं करे हैं क्या? क्यों भाई बताएं, लाइव तो बहुत सारे लोग हैं। अगर बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे? अगर नहीं किया है तो नहीं बोला करो ना, और अगर किया है तो फिर बताया करो कि हाँ सर हो गया। ठीक है, हमेशा जो है वो सिर्फ हाँ ही क्यों बोलना है? ना है तो ना है, ना बोलना एक बहुत अच्छी आदत है। तो अगर नहीं हुए हैं याद तो फिर मुझे बताओ, तो मैं फिर से उसको पढ़ाता हूँ। और अगर हो गए हैं तो फिर बोलो सर हो गए, है ना। वीवीकेडी सूरजा ही तो पढ़ना था, किसी मैप की जरूरत नहीं है कभी। देखो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर मैप वाले क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे समीप है, वहां पे मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं करवाऊंगा आपको। तो हम मैपिंग से भी पढ़ेंगे और हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश में राजनीतिक इकाइयों की हमने बात की थी दोस्तों, और हमने ये देखा था मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है टोटल? 29। और चूंकि लोकसभा में होता है रिजर्वेशन, इसलिए लोकसभा में 10 सीटें जो है वो आरक्षित है, 4 सीटें एससी के लिए और जो 6 सीटें हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी की जो 4 सीटें हैं उसको हमने ट्रिक से पढ़ लिया था, ऊटी विधेयक। कैसे पढ़ लिया था?
ऊटी भिदे से पढ़ लिया था और कोई ट्रिक नहीं बनाई है, केवल इनिशियल लेटर्स को जोड़ दिया है। उज्जैन, टीकमगढ़, भिंड और देवास। ऊ से उज्जैन, टी से टीकमगढ़, भी से भिंड और दे से देवास। ये 4 ऐसी सीट्स है दोस्तों जहां पर हमेशा जो लोकसभा का कैंडिडेट होगा वो एससी कैटेगरी का ही होगा। जबकि 6 सीट ऐसी है एमपी में लोकसभा की जो कि कैसी है, एससी के लिए, एसटी के लिए रिजर्व है। जैसे धार और रतलाम, तो 3 पेयर बना लो, धार और रतलाम, मंडला और बैतूल, और खरगोन और शहडोल। खरगोन और शहडोल। बढ़िया बढ़िया है ना, है भाई, है 7-8 लोग तो आ चुके हैं, अभी और भी लोग करेंगे कमेंट, और भी लोग करेंगे अभी, ठीक है। चल, फिर हमने ये देखा था भाई, इसके अलावा हमने देखा था दोस्तों मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीट है वो है 11 और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। विधानसभा सीट्स की बात करें तो 230 है जिसमें रिजर्वेशन 82 सीटों पर है। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट कितनी है, 230। आरक्षण कितना है, 82 का। एससी के लिए 35 सीटें और एसटी के लिए 47। आप कॉमन बात ये देख रहे होंगे कि दोनों ही जगह एससी की तुलना में एसटी को रिजर्वेशन ज्यादा है, जैसे यहां भी ज्यादा है और यहां भी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश एसटी जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एससी मतलब क्या है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसलिए मध्य प्रदेश में एसटी को रिजर्वेशन ज्यादा है। तो एससी का रिजर्वेशन 35 और एसटी का रिजर्वेशन 47, 47, टोटल हो गया 82। ये डेटा मत भूलना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हैं। मैं अभी थोड़े दिनों बाद दोस्तों आपको एमपीपीएससी के पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाने वाला हूं। तब आप देखोगे कि एमपी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइंस से कैसे क्वेश्चन आए, तब आपको और मजा आएगा और बहुत जल्द हम ऐसी क्लास लेने वाले हैं। चलिए अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं दोस्तों। और देखिए भाई, आज की पढ़ाई में हमें क्या देखना है, मध्य प्रदेश में दोस्तों हम प्रशासनिक इकाइयां देखेंगे। अभी हमने मध्य प्रदेश में क्या देखा है दोस्तों, राजनैतिक इकाइयां जो है वो देखी। तो मध्य प्रदेश की राजनैतिक इकाइयां तो समझ में आ गई होगी कल आपको। लोकसभा सीट कितनी है, 29। रिजर्वेशन कितना है, 10 का। उसमें दोस्तों आपका जो एससी है वो कितने हैं, एससी के लिए रिजर्व 4 है, ऊटी विदे। एसटी के लिए कितनी है, 6, 3 पेयर बना लो। क्या क्या पेयर है उसके, धार और रतलाम है, बैतूल और मंडला है, और खरगोन और शहडोल है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा राज्यसभा में 11 सीटें हैं, रिजर्वेशन नहीं होता। विधानसभा में 230 सीटें हैं, 82 में रिजर्वेशन है, 35 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों के पास भी विधान परिषद बनाने की जो है अनुमति हो सकती है, लेना पड़ता है अनुमति। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, मध्य प्रदेश में जो है वो केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कुछ जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए हमारे यहाँ वहां पर सीटें जो है वो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हो कि जब कोई एक बड़े राज्य को हमें संभालना होता है दोस्तों, तो एक बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मध्य प्रदेश को बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन में बांटा गया है। कहने की बात यह है दोस्तों कि ये जो हमारा इस प्रकार का दोस्तों मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को अगर हमें सही तरीके से मैनेज करना है तो इसे मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मैनेज करने के लिए दोस्तों एक इसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटेंगे तो प्रशासन हमारा बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। इसलिए इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को दोस्तों हमने अलग अलग इकाइयों में बांटा है। जैसे इस पूरे के पूरे राज्य को, इस पूरे के पूरे स्टेट को दोस्तों हमने 10 संभागों में बांटा है। मतलब पहले तो ऐसे पढ़ लीजिए कि दोस्तों राज्य को किस में बांटा जाता है, संभाग में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन। तो दोस्तों राज्य को, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो चाहे किसी की भी बात करो, राज्य को किस में बांटा जाता है दोस्तों, संभाग में बांटा जाता है, ठीक है। और संभाग से छोटी इकाई क्या होती है, जिले, जिले में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो राज्य को संभाग में और संभाग को जिले में बांट दिया जाता है। और दोस्तों जिले को बांट दिया जाता है किसमें, विकास खंड में। किसमें बांट दिया जाता है, विकास खंड में बांट दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद विकास खंड के बाद क्या आती है, विकास खंड के बाद आती है तहसील।
और तहसील को बांट दिया जाता है दोस्तों किसमें, गांव में, ग्राम में। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रशासन को संभालते हैं राज्य के अंदर। राज्य के अंदर होते हैं संभाग, संभाग के अंदर होते हैं जिले, जिले के अंदर होते हैं विकासखंड, विकासखंड में आती है तहसीलें, और फिर होते हैं क्या, गांव। तो इस प्रकार पूरे के पूरे दोस्तों हमारे राज्य को प्रशासन की दृष्टि से, यानी कि कानून को चलाने की दृष्टि से, नियम कानून के आधार पर इस तरीके से दोस्तों जो है वो डिवाइड किया जाता है। और ये बात केवल एमपी की नहीं है, ये सबकी। हम एक एक संभाग को पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन आज चूंकि हम केवल और केवल फैक्ट देखने वाले हैं, इसलिए मैं अभी मैपिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने केवल आपको एमपी का ओवरव्यू बताया, एमपी का मैप बनाना, एमपी के जिले बिल्कुल सटीक तरीके से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें भाई। तो देखिए मध्य प्रदेश को प्रशासनिक तौर पर दोस्तों सबसे पहले बांटा गया है संभागों में। सबसे पहले किसमें बांटा गया है दोस्तों, संभाग में बांटा गया है। संभाग, संभाग मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिवीजन। किसमें बांटा गया है, डिविजन्स में बांटा गया है। और ये जो संभाग है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर मैं संभाग की बात करूं तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग इन दिनों पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10। तो मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटा गया है। और आप जानते हो कि हर संभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कानून व्यवस्था को चलाता है, वो कमिश्नर कहलाता है। तो दोस्तों वो जो कमिश्नर है वो इस संभाग को चलाता है। और ऐसे 10 संभाग है, वो हम देखेंगे कि कहां कहां पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से जिले हैं, वो हमारी अलग पढ़ाई रहेगी। फिलहाल हम एक मोटे तौर पर चीजों को समझ रहे हैं। देखिए 10 संभाग हैं इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। अब देखिए अभी मैं केवल नाम बता रहा हूं, मैं मैपिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा कि यहाँ चंबल है, यहाँ ग्वालियर है, यहाँ मालवा है, ये नहीं, सीधे याद करवा रहा हूं 10 संभाग कौन कौन से। देखिए सबसे पहले एक शब्द याद रख लीजिए, चंबल। तो एक है दोस्तों चंबल संभाग हमारे यहाँ। पहले संभाग का नाम क्या है, चंबल। और चंबल से ही लगा हुआ है दोस्तों ग्वालियर। अगला क्या है, ग्वालियर। देखिए हमेशा जब कोई संभाग बनाया जाता है तो किसी एक बड़े जिले को उसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, और उसके आसपास के जिले को जोड़कर एक संभाग बना दिया जाता है। जैसे चंबल संभाग में कोई बड़ा जिला तो नहीं है, 3 ही जिले हैं वहां पर, लेकिन एक चंबल वहां का एक भौगोलिक क्षेत्र था, तो भौगोलिक क्षेत्र के नाम पे चंबल रख दिया। दूसरा ग्वालियर हो गया। जिले इसके अंदर जो भी आएंगे वो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मालवा रीजन की अगर हम बात करें, अभी आपने पढ़ा नहीं है मालवा रीजन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका मालवा कहलाता है। वहां पर बड़े जो शहर है जैसे कि इंदौर है, भोपाल है, इसके अलावा दोस्तों आपका क्या है, उज्जैन है, और इसके अलावा दोस्तों सागर है। ये बड़े बड़े जिले हैं और इन सभी को क्या बनाया गया है, संभाग बनाया गया है, इन जिलों के आसपास के जो जिले हैं उन्हें जोड़कर। तो देखिए कितना आसान है संभाग को पढ़ना। आप केवल 2 का पेयर पहले बना लीजिए, चंबल और ग्वालियर को साथ में पढ़ लीजिए, और 4 बड़े शहर जो बीच में मालवा में आएंगे, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर, इन्हें साथ में पढ़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों चंबल और ग्वालियर हो गया। और मैंने अभी आपको कहा मैं मैपिंग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला, हालांकि मैं यहां बता सकता हूं, लेकिन जब पूरा एमपी पढ़ लेंगे तब साथ में ही ये सब चीजें देख लेंगे। इसलिए तो पहले पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि मैपिंग जब हम करें तब आपको सारी चीजें पहले से पता हो, बस आपको मैप में ढूंढ के पता करना हो। तो देखिए चंबल और ग्वालियर संभाग हो गया। फिर 4 शहर याद रख लीजिए, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर। अब देखिए ये हो गए आपके कितने, 6 संभाग। इसके अलावा दोस्तों एक संभाग हमारे यहाँ है नर्मदापुरम। दोस्तों आजकल हम होशंगाबाद का जो नाम है वो बदल कर उसका नाम कर चुके हैं नर्मदापुरम। तो अब हम उसे क्या कहते हैं, नर्मदापुरम संभाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग जो है वो हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक संभाग क्या हो गया दोस्तों, नर्मदापुरम, एक अपना क्या हो गया, संभाग हो गया। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा अगला जो संभाग है वो है जबलपुर। अगला संभाग क्या है दोस्तों, जबलपुर। और देखिए नर्मदापुरम संभाग और जबलपुर संभाग का एक पेयर बना लीजिए, सीधा रास्ता है, क्योंकि आप जबलपुर से होशंगाबाद जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, है ना। तो नर्मदापुरम और जबलपुर का एक पेयर बना लीजिए। बिना मैपिंग के पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लीजिए, फिर मैपिंग में तो चीजें याद हो ही जाएगी। तो चंबल और ग्वालियर। इसके अलावा दोस्तों इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर, 4 शहर। फिर नर्मदापुरम और जबलपुर। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए, अभी तक कितने देख चुके हैं, अभी तक हम देख चुके हैं 8। ठीक है, अगले दोस्तों क्या क्या है, अगला है दोस्तों आपका शहडोल संभाग। अगला क्या है दोस्तों, अगला जो संभाग है वो क्या है,
शहडोल संभाग है अगला। और इसके अलावा अगला है दोस्तों रीवा संभाग। अगला संभाग क्या है? रीवा। तो ये दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, शहडोल और रीवा पास पास में ही है। तो इस प्रकार दोस्तों 10 संभाग जो है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। कहो तो मैं भाई आइडेंटिफाई कर देता हूं। देखिए ये यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या? चंबल संभाग। यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? चंबल। यहां पर आपको चंबल संभाग देखने को मिल जाएगा। जस्ट उसके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों यहां पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर संभाग। चलें, अब चूंकि चर्चा हो ही गई है तो थोड़ी अब देख ही लेते हैं चीजों को। यहां पर क्या हो गया? ग्वालियर संभाग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 4 जो संभाग हैं वो आपको यहां पर देखने हैं। 4 संभाग आपको यहां पर देखने हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए 4 संभाग हमको देखने हैं और ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? इंदौर संभाग। ये हो जाएगा आपका उज्जैन संभाग। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? भोपाल संभाग। देखिए मैं अब उनकी भौगोलिक स्थिति नहीं लिखने के आधार पे थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं कि मुझे लिखते बन जाए। ये हो गया आपका सागर संभाग। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैपिंग की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि इसको देखने से आपको चीजें याद नहीं होगी, एक बार थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। तो जल्दी से मैंने जो तरीके बताए हैं उसको पहले पढ़ लीजिए। ये हो गया नर्मदापुरम। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं जबलपुर संभाग। और 2 संभाग जो है वो करीब करीब हम यहां देखने वाले हैं। एक यहां देख लेंगे, एक यहां देख लेंगे। और ये देखिए ये हो जाएगा आपका शहडोल संभाग और ये जो है ये हो जाएगा आपका रीवा संभाग। तो देखिए दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को इस प्रकार 10 संभागों में बांटा गया है। इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इनमें जो जिले हैं वो हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें देखेंगे। पहले बेसिक कवर करते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश को प्रशासनिक तौर पर 10 संभागों में बांटा गया है। और वो संभाग कैसे पढ़ने हैं? चंबल और ग्वालियर साथ में पढ़ लो, फिर 4 बड़े शहर पढ़ लो, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर 6 हो गए। नर्मदापुरम और जबलपुर, होशंगाबाद और जबलपुर को साथ में पढ़ लो, नर्मदापुरम और जबलपुर। और शहडोल और रीवा। दोस्तों देखिए इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी बनता है, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम इन संभागों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा संभाग, जिले भी सबसे ज्यादा जबलपुर में है। दोस्तों अगर हम बात करें साक्षरता तो वो भी जबलपुर में ज्यादा है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो इंदौर सबसे बड़ा हो जाएगा। दोनों ही दृष्टि से शहडोल सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फैक्ट भी हैं, वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बस इतना ही बताना था कि इतने संभाग हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। संभाग के बाद टोटल होते हैं जिले। और देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, फिर से मैं वही एक मैप बना रहा हूं मध्य प्रदेश का आपका। ठीक है, और मध्य प्रदेश की अगर हम मैपिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में दोस्तों हमको जो है वो नए जिले बनते हुए दिखे। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों जिलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? ये हो गई है बढ़ाकर 55। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब कुल मिलाकर 55 जिले जो है वो हो गए। तो अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं जिले। तो अभी हमें केवल फैक्ट देखने। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 55। और 3 नए जिले दोस्तों अभी अभी बने हैं। तो 3 नए जिले बने हैं। 3 नए जिले जो है वो मध्य प्रदेश में बने हैं। हालांकि 55 के 55 जिले कब बने, कैसे बने और किस समिति की रिकमेंडेशन पर बने, ये भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और उन 10 संभागों के अंदर अब जिले कितने हो गए हैं दोस्तों? 55। और देखिए अगर लास्ट के 3 जिले जो अभी अभी बने हैं उनकी हम बात करें, 53वां, 54वां और 55वां, तो थोड़ी सी इसकी बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये अभी अभी बने हैं तो इस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। और देखिए ये कौन कौन से हैं दोस्तों? 53वां जो बना था ना, 53वां जो जिला बना था वो था दोस्तों मऊगंज। मऊगंज दोस्तों, पहले रीवा जिला जो है वो काफी बड़ा हो गया था, तो रीवा जिले से तोड़कर दोस्तों क्या बना दिया गया है? मऊगंज बना दिया गया है। रीवा जिला को तोड़कर कौन सा जिला बना दिया गया है? मऊगंज एक जिला बना दिया गया है।
ऐसे ही दोस्तों अगला जो जिला बना वो था पांडुरना। क्या था? पांडुरना। और ये जो पांडुरना है दोस्तों, अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि ये काय से बना है। छिंदवाड़ा से दोस्तों क्या बन गया? पांडुरना। और अगला जो जिला बना दोस्तों 55वां, वो बना मैहर। मैहर जो है दोस्तों वो बना है सतना से। तो सतना को तोड़कर सतना से बना दिया गया मैहर। तो ये अभी 3 रिसेंटली जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में बने हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? 55 हो गई है। ये 55 जिले मध्य प्रदेश में जो है वो अब पाए जाते हैं। और देखिए इन जिलों की हम पूरी की पूरी जो क्रम है बनने का कि कैसे बने हैं, ये हम जरूर देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल इतना देखिए, 53वां जिला मऊगंज बना रीवा से, 54वां जिला पांडुरना बना है दोस्तों छिंदवाड़ा से, और 55वां जो जिला है वो बना है मैहर सतना से। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हो आप इसको? एम पी एम कर लो। एम पी एम, एम से मऊगंज, पी से पांडुरना, फिर एम से मैहर। मऊगंज बना है दोस्तों रीवा से, और जो आपका पांडुरना है वो तो सबको पता ही होगा, और मैहर जो है दोस्तों वो किससे बना है? सतना से बना है। तो दोस्तों 55 जिले हैं। अब देखिए जिले तो हमने देख लिए, जिले के बाद अगली जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? विकास खंड। तो दोस्तों विकास खंड की जो संख्या है एमपी में फिलहाल, क्योंकि एकदम फैक्ट ही फैक्ट देखने वाले हैं आज की क्लास में, विकास खंड की संख्या है दोस्तों 313। मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं दोस्तों? 313 विकास खंड है मध्य प्रदेश में। और इन विकास खंड में दोस्तों, इन विकास खंड में जो आदिवासी विकास खंड है वो अलग से पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कितने ऐसे विकास खंड है जो कि आदिवासी विकास खंड के तौर पर जाने जाते हैं। आदिवासी विकास खंड कितने हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आदिवासी विकास खंडों की जो संख्या है वो है 89। याद रखिएगा दोस्तों, 313 में से 89 जो विकास खंड है वो कौन से विकास खंड है? आदिवासी विकास खंड है। छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से ही कवर होते हैं, कईयों बार एग्जाम में आए हैं और हमारे एक क्वेश्चन को गलत और सही करने में भूमिका निभा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 89 जो आदिवासी विकास खंड है ये भी पूछा जा चुका है। कुल विकास खंडों की संख्या ये भी पूछी जा चुकी। तो देखिए मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? 313। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं तहसीलों की। और अब वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में तहसील की अगर हम बात करें तो दोस्तों तहसील की संख्या जो है वो हो गई है 437। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो तहसील है इनकी संख्या कितनी हो गई है? इनकी संख्या हो गई है भाई कितनी? 437। 437। और अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों नवीनतम तहसील कौन सी है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट तहसील पूछी जा सकती है। जैसे नवीनतम जिला पूछा जा सकता है, तो नवीनतम जिला क्या हो गया? मैहर। ऐसे ही दोस्तों नवीनतम तहसील जो है ये बनी है चित्रकूट। याद रखिएगा ये क्या बनी है दोस्तों? चित्रकूट जो है ये नवीनतम तहसील है। दोस्तों चित्रकूट जो है ये क्या है? नवीनतम तहसील है भाई। देखते हुए चाहिए क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है दोस्तों। इस मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 313 विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड जो है वो दोस्तों 89 है, तहसीलों की जो संख्या है दोस्तों वो 437 है, और नवीनतम तहसील जो है वो क्या बनी है आपकी? नवीनतम तहसील बनी है आपकी क्या? चित्रकूट। नवीनतम तहसील क्या है दोस्तों? चित्रकूट। जल्दी से देखिए इसे। फिर हमने देखा था कि तहसील के बाद क्या होते हैं? गांव आते हैं। और अगर हम गांव की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में फिलहाल ग्रामों की जो संख्या है वो दोस्तों लगभग 55,000 है। कितनी है? लगभग 55,000। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए इसका डेटा जो है वो बदलते रहता है। मैं अभी एग्जैक्ट डेटा भी आपको जो है वो बताने वाला हूं। लगभग 55,000 है। और अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं दोस्तों तो ये जो डेटा है ये कितना है? ये है दोस्तों 54,903। दोस्तों 54,903 फिलहाल हमें गांव देखने को मिलते हैं। मतलब बस थोड़े से ही बचे हैं 55,000 होने को। तो लगभग लगभग 55,000 गांव जो है वो हमें एमपी में देखने को मिलते हैं। तो देखिए भाई मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55, और नवीनतम जिला है मैहर जो कि सतना से बना है। विकास खंड है दोस्तों 313, आदिवासी विकास खंड है 89। तहसीलों की बात करें तो दोस्तों कितना है? 437। कैसे याद रखोगे दोस्तों? 43 को जोड़ते हो तो 7 तो आ ही जाता है, तो 437।
437 क्या है दोस्तों? तहसील है। और नवीनतम तहसील क्या है? चित्रकूट। गांव दोस्तों लगभग 55,000 है, 97 कम है 55,000 होने में, मतलब कितने हैं? 54,903 है। लगभग 55,000 है, लगभग 97 और हो जाएंगे तो 55,000 हो जाएंगे, मोटे तौर पे 55,000। कितना हो गया? 54,903। देखिए अभी इतनी फिलहाल हमने प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात की। ओके, जल्दी से देखिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें ना, तो जब भी हम देखते हैं किसी भी राज्य को, तो आप जानते हो कि भारत में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे देश में बहुत ही छोटे स्तर पर विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, जिलों का विकास करने के लिए स्थानीय स्वशासन जो है उसे सपोर्ट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में हम वही देखने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन की हम बात करने वाले हैं और पंचायती राज की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज की स्थिति हम अभी फिलहाल देखने वाले हैं, और कानूनी स्थिति नहीं देखेंगे हम, यहां पर केवल उसकी जो है वो संख्या के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। बाकी जब मैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी आपसे डिस्कस करूंगा देन फिर हम बात करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है वो हम अब देखने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन जो है वो हम देखने वाले हैं। तो आप जानते हो कि जो लोकल बॉडीज होती हैं और जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो एकदम रूट लेवल डेवलपमेंट है और रूट लेवल जो हमारी डेमोक्रेसी है वो उसी में हमको झलकती है। दो चीजें देखेंगे एक साथ। देखिए मध्य प्रदेश में दो चीजें हमें एक साथ देखनी है। यहां पर देखेंगे दोस्तों पंचायती राज, यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर देखेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थिति, और यहां पर देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की स्थिति। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से देखने वाले हैं। यहां पर हम क्या देखने वाले हैं? पंचायत राज के बारे में देखने वाले हैं। देन हम यहां पर दोस्तों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडीज के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। और देखिए हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो पंचायती राज है, ये जो पंचायती राज है ना, इस पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 3 स्तर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पंचायती राज में 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे छोटे, देखिए एक तो इस बात को समझना दोस्तों, ये जो पंचायती राज होता है, ये पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ये ग्रामीण विकास अगर हमें करना है किसी क्षेत्र का जहां पर कम आबादी होती है, ग्रामीण क्षेत्र होता है जहां पर कम आबादी होती है, वहां पर जो है वो क्या चलता है? पंचायती राज चलता है। और दोस्तों जहां पर शहरी आबादी होती है, मतलब जहां पर जो है अर्बनाइजेशन जो है वो हो जाता है, और जहां पर आबादी थोड़ी ज्यादा होती है, अधिक आबादी होती है, वहां पर हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं या फिर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों ही हमारे यहाँ ये जो दोनों ही व्यवस्था है, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो हमारे यहाँ दोनों ही व्यवस्था दोस्तों 3 टायर है, मतलब कि 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है दोस्तों मध्य प्रदेश में। हालांकि ये सारी की सारी बातें हम पॉलिटी में कवर करेंगे, यहां तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों अब चूंकि चर्चा हो ही रही है तो थोड़ा तो बेसिक मुझे बताना पड़ेगा। तो चाहे मैं पंचायती राज की बात करूं, चाहे मैं स्थानीय स्वशासन की बात करूं, हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है। देखिए एकदम ग्राम लेवल पर पाई जाती है ग्राम पंचायत। ग्राम लेवल पर क्या पाई जाती है दोस्तों? ग्राम पंचायत पाई जाती है। ग्राम पंचायत एकदम गांव में होती है, हर 1-2 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती। क्राइटेरिया इसका जनसंख्या पर आधारित है, वो हम आगे बात करेंगे। दोस्तों लगभग विकास खंड स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर बनाई जाती है जनपद पंचायत, और दोस्तों जिला स्तर पर बनाई जाती है क्या? जिला पंचायत। क्या बनाई जाती है? जिला स्तर पर जिला पंचायत जो है वो बना दी जाती है। तो देखिए इसके 3 स्तर होते हैं। क्या क्या स्तर आपको दिए हुए हैं? क्या क्या स्तर दिए हुए हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर होती है, और ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत। तहसील स्तर पर क्या होती है दोस्तों? जनपद पंचायत होती है। और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला पंचायत होती है। तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ये जो स्थानीय स्वशासन है इसके भी आपको 3 टायर देखने को मिलेंगे, 3 स्तर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, कितने स्तर देखने को मिलेंगे? 3 स्तर जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो एकदम टाउन होते हैं। टाउन का मतलब क्या है? छोटे छोटे कस्बे, ऐसे कस्बे जो अभी शहर तो नहीं बने हैं लेकिन गांव भी नहीं रहे, वहां पर होती है दोस्तों नगर पंचायत। वहां पर क्या होती है? नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत। ठीक है, जो थोड़े बड़े लेवल पर, थोड़े बड़े टाउन हो जाते हैं, तहसील स्तर के या छोटे मोटे शहर हो जाते हैं, वहां पर होती है दोस्तों नगर पालिका। वहां पर क्या होती है? नगर पालिका। और दोस्तों जहां की आबादी लगभग 10 लाख के करीब हो जाती है, उससे बड़ी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं नगर निगम। उसे हम क्या कहते हैं? नगर निगम। तो इस प्रकार यहां पर भी हमें जो है वो 3 व्यवस्था देखने को मिलती है। इनके क्राइटेरिया, इनका स्ट्रक्चर, ये मैं आपको मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी वाली यूनिट है उसमें जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमें उस जल्दबाजी में नहीं जाना है कि हम एक ही बार में चीजों को देख लें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। चलिए, चलिए दोस्तों, तो अब हम यहां पर अब सीधे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की बात समझ में आई होगी कि पंचायती राज भी है और स्थानीय स्वशासन भी है। 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ होता है, और जिला पंचायत है बड़े स्तर पर, फिर जनपद पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत है। इधर दोस्तों नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। इनके बारे में सारी की सारी बातें आगे देखेंगे। केवल अभी यहां पर हम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल चर्चा किस बारे में हो रही है? संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए, जितने जिले होते हैं हर जिले में आपको क्या देखने को मिल जाएगी? हर जिले में आपको जिला पंचायत जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हर जिले में, दूसरे कलर से हम यहां पर लिखने वाले हैं, हर जिले में दोस्तों हमको क्या देखने को मिलती है? जिला पंचायत देखने को मिलती है। और जिला पंचायत कितनी है? 55 है। कितनी है दोस्तों? जिला पंचायतों की जो संख्या है वो कितनी है? 55 है। याद रखिएगा, क्योंकि जितने जिले रहेंगे, जितने जिले रहेंगे दोस्तों, उतनी हमें क्या देखने को मिलेगी? जिला पंचायत जो है वो देखने को मिलेगी। तो जिला पंचायतों की संख्या कितनी है भाई? ये है दोस्तों 55। अब देखिए, जो जनपद पंचायत है दोस्तों, जो जनपद पंचायत है, ठीक है यार, हमने यहाँ विकास खंड नहीं देखा क्या? देखा तो है विकास खंड 313। देखिए, हमारे यहाँ जो जनपद पंचायत है दोस्तों, वो विकास खंड स्तर पर बनाई जाती है, और जनपद पंचायतों की संख्या विकास खंड के बराबर है। क्योंकि जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पर बनाई जाती है, तो 313 क्या हो जाएंगी? जनपद पंचायत। और ग्राम पंचायत की अगर मैं बात बताऊं, तो दोस्तों ग्राम पंचायत हर लगभग 2 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई। एवरेज तौर पर 2 गांवों को मिलाकर जो है वो क्या बनाई गई है? ग्राम पंचायत। दोस्तों लगभग, मैं लगभग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे आसानी होगी आपके लिए पढ़ना। लगभग दोस्तों 23,000 क्या है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है। अगर एग्जैक्ट डेटा बताऊं, सॉरी 23,000 नहीं, 24,000 है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 24,000 के आसपास आपको क्या देखने को मिलती है? लगभग ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो 23,922 दोस्तों फिलहाल क्या है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत। जल्दी इस डेटा को भाई रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए इसे दोस्तों, जिला पंचायत कितने हैं? जिला पंचायत हैं आपके 55। जनपद पंचायत कितने हैं? जनपद पंचायत कितने हैं? और ये है दोस्तों विकासखंड स्तर पर 313। और ग्राम पंचायत लगभग 2 गांव में एक है, जो कि है 23,922। कितने हैं दोस्तों? 23,922। चलिए, अब देखिए दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? आ, हमारे स्थानीय स्वशासन की और नगर निगम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिलहाल नगर निगमों की जो संख्या है वो है दोस्तों 17। वर्तमान में 17 है दोस्तों। 18वां जो नगर निगम है वो प्रस्तावित है। 18वां नगर निगम अभी कैसा है? जो है प्रपोजल में है, प्रस्तावित है ये। और दोस्तों अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कैसा है? 18वां जो है वो अभी प्रस्ताव में है।
एक्चुअली में जो 17वां बनाया गया था दोस्तों, लास्ट जो बनाया गया था लेटेस्ट, वो बनाया गया था किसे? वो बनाया गया था दोस्तों आपके भिंड को। और अब जो दतिया है उसका भी प्रस्ताव जो है वो लगा दिया गया है। तो 18वां जो नगर निगम होगा वो दतिया होगा फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल जो 17वां बना है, जो नवीनतम बना है, लेटेस्ट है, वो क्या है दोस्तों? भिंड। तो यहां लिख भी देता हूं कि जो दोस्तों नवीनतम नगर निगम है वो क्या बना है, जो 17वां नगर निगम बना है वो क्या बना है? भिंड बना है। और 18वां जो नगर निगम है वो प्रस्तावित है दोस्तों, जो कि दतिया होगा। अब नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका दोस्तों 99 है। नगर पालिका कितनी है? 99। और नगर पंचायतों की बात करें अगर हम दोस्तों, किसकी बात करें? नगर पंचायतों की, तो ये है 294। कितनी है दोस्तों? 294। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से इसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम दोस्तों स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज की बात कर रहे थे, और कुछ इस तरह हमने चीजें देखी है पंचायती राज के बारे में कि भाई जिला पंचायत कितने हैं? 55 है। जनपद पंचायत कितने हैं? 313। ग्राम पंचायत कितने हैं दोस्तों? लगभग 24,000। देखो गांव हमने क्या देखा था? गांव हमने लगभग 55,000 देखा था। यहां पर कितने हैं? 24,000। लगभग लगभग मान लो कि 2 या ढाई गांव के बराबर है। कभी कभी 3 गांव को मिलाकर बना दी जाती है, कभी 2 गांव को मिलाकर, कभी एक बड़ा गांव है तो उस अकेले में ही पंचायत बना दी जाती है। तो ये सब चलते रहता है। ठीक है, चलें अभी हम पूरा रिवीजन जो है वो कर लेंगे। जल्दी से पहले इसे देख लीजिए एक बार और। नगर निगम कितने हैं भाई? नगर निगम 17 है, 18वां बनने वाला है दतिया। नगर पालिका कितनी है? 99। और जो नगर पंचायत है वो कितनी है? 294 है दोस्तों। कितनी है? 294। संस्कार भाई जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है कि किसे नगर पालिका बनाया जाएगा और किसे नगर निगम बनाया जाएगा। अचानक सीधे नगर निगम नहीं बनता है। पहले नगर पालिका होती है, जब वो धीरे धीरे ग्रो कर जाके बड़ी हो जाती है तो वो नगर निगम बन जाती है। एकाएक तो कोई बड़ा शहर नहीं बन सकता। तो कोई भी बड़ा शहर पहले एक छोटा शहर रहा होगा, और छोटे शहर से पहले एक कस्बा रहा होगा। तो जब वो कस्बा रहा होगा तो वो नगर पंचायत रही होगी। फिर धीरे से वह नगर पालिका बनाई गई होगी, और नगर पालिका से वो नगर निगम बनाया होगा। हाँ, पहले से जो बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि जबलपुर हो गया या बाकी बड़े शहर हो गए, वो सीधे नगर निगम बना दिए गए क्योंकि वो काफी बड़े थे। अंग्रेजों ने उन्हें नगर पालिका बनाया था। पर डेवलपमेंट ऐसी ही होता है ना। तो जनसंख्या जो है वो मुख्य आधार होता है, और शहरीकरण जो है वो मुख्य आधार होता है। चलिए चलिए इतनी चीजें हमने देख ली है दोस्तों। पिछली स्लाइड को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया भाई कि मध्य प्रदेश में संभाग कितने होते हैं? 10। और किस तरीके से हमने पढ़ा? 2 पढ़ा है, चंबल और ग्वालियर। फिर मैंने कहा है 4 बड़े शहर पढ़ लो, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर। फिर 2 शहर, नर्मदापुरम और जबलपुर। वैसे भी नर्मदा जबलपुर के से ही होकर जाती, शहडोल और रीवा। ठीक है, इनकी डिटेल आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए आगे की बात करते हैं। जिले कितने हैं? 55। और 55 में 3 नए जिले बने हैं, जिसमें सबसे नवीनतम जिला क्या है? मैहर, सबसे लेटेस्ट। तहसील कितनी है? 437। नवीनतम क्या है? चित्रकूट। गांव है लगभग 55,000, मतलब 54,903। 55 में 97 कम। ठीक है, इसको बाद में भी देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। एंड देन हमने देखा पंचायती राज, जिला पंचायत, जितने जिले उतनी पंचायत 55। जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर 313। और ग्राम पंचायत लगभग 24,000, मतलब 23,922। कितनी है? 23,922। इस तरफ स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन में नगर निगम है 17। 18वां 17वां नगर निगम बना था भिंड, 18वां बनेगा दतिया। नगर पालिका है 99 और नगर पंचायत है 294। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलें। अब आगे की तरफ चलें क्या? चलें, आज एक और टॉपिक हम देख सकते हैं, अभी हमारे पास समय है तो एक टॉपिक और देखते हैं दोस्तों। और अब हम यहां पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान। देखिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान, अब ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लगभग लगभग 15 मिनट ये टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा।
तो आज इस प्रकार हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने का लक्ष्य किया था। पहला हमने प्रशासनिक इकाइयां पढ़ ली, डेटा है बढ़िया, इसको घर में जाके एक बार और पढ़ना, तब मजा आएगा। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बहुत सारे संस्थान हैं। हम शुरुआत कहाँ पर करेंगे? हम दोस्तों शुरुआत जो है वो कर रहे हैं, एक यार मुझे ना एमपी बना लेने दो, क्योंकि एमपी बना रहता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, फील आता है पढ़ने में। अब वो तुमसे जैसा भी बनता हो वैसा बना लेना, इतना कोई यहाँ जज नहीं कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन। आप सभी जानते हो कि भाई विधानसभा ही होती है जहां पर राज्य के कानून जो है वो बनाए जाते हैं और जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि है दोस्तों, जो पीपल के जो रिप्रेजेंटर हैं वो वहां पर बैठते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, इसको लेकर बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो हम, हालांकि इसके बारे में अभी जो है जब स्लाइड में पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं होगा, कल हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आज सिर्फ 15 मिनट बचे हैं तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया और उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जो है उसका नाम है। तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। बस एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड रुकिएगा, देन फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। और स्वाभाविक तौर पे जो दोस्तों विधानसभा भवन होगा वो राजधानी में ही होगा। तो ये कहां पर सिचुएटेड है? ये भोपाल में ही रहने वाला है दोस्तों। कहां पर है? ये भोपाल में है। ये कहां पर है? भोपाल में। चलिए पॉइंट बनाकर लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इसकी जो स्थिति है वो भोपाल की है। स्थिति कहां है दोस्तों? भोपाल। स्वाभाविक बात है, ये कोई रटने वाली बात भी नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहलाता है। और इसके बारे में अगर और मैं आपको बातें बताऊं तो दोस्तों, इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है दोस्तों 1996 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1996 में हुआ है। और 1996 में इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, ये किया है किसने? उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी जो थे राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, उनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है? इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा 1996 में। कहां पर सिचुएटेड है? भोपाल में सिचुएटेड। अब देखिए, बहुत बड़ा भवन है और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है इसकी। कल मैं इसकी डिजाइन भी आपको दिखाने वाला हूं, आज नहीं दिखा रहा हूं भाई, क्योंकि आज समय भी कम है, स्लाइड में बहुत समय लगेगा। वास्तुकार की बात करें दोस्तों तो इसे डिजाइन किया है, इसके जो आर्किटेक्टर है, इसे आर्किटेक्ट किया है, वो है दोस्तों चार्ल्स कोरिया। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है दोस्तों चार्ल्स कोरिया ने। तो चार्ल्स कोरिया जो है दोस्तों, इसके डिजाइनर हैं। चार्ल्स कोरिया ने इसे बनाया है। बहुत ही फेमस है दोस्तों चार्ल्स कोरिया। बहुत अलग अलग चीजें इन्होंने बनाई हैं। जल्दी से ये 3 फैक्ट यहां पर देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखिए इन तीनों चीजों को, और फिर हम आगे की चीजें देखेंगे। और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है वो एक ही बार में इन चीजों को पढ़ पाए। चलिए, चलिए दोस्तों, और इसके बारे में बड़ा डिस्प्यूट भी है। कल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो बताऊंगा। और 12 साल लगे थे दोस्तों इसे बनाने में। चलिए,
तो देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जो भोपाल में है। 1996 में इसका जो है वो उद्घाटन हुआ। बनना शुरू हो गया था ये 84 में। ठीक है, इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 84 में हुआ था। कहो तो मैं वो पॉइंट भी जोड़ देता हूं, वरना कुछ लोगों को जो है वो जबरदस्ती कंफ्यूजन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, कि भाई कुछ और बातें वहां लिखी है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इसका जो दोस्तों शिलान्यास है, मतलब जो भूमि पूजन है, इसका जो शिलान्यास है वो हो गया था कब दोस्तों? 1984 में। और 12 साल इसे लगे हैं बनने में। हालांकि ये सब बातें पूछी नहीं जाती है, लेकिन अब चूंकि चर्चा निकली गई है तो हमने कर लिया। वास्तुकार कौन है दोस्तों? वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। और चार्ल्स कोरिया जो है वो कहीं बाहर के नहीं है, अपने यहाँ इंडिया के ही है, सिकंदराबाद के थे। इन्होंने भारत भवन भी बनाया दोस्तों। भारत भवन जो है भोपाल में ही है। भारत भवन के भी ये क्या है? डिजाइनर है। के भी क्या है? डिजाइनर है, या भारत भवन के भी आर्किटेक्ट हैं ये। तो इन्होंने भारत भवन के भी डिजाइन को जो है वो फाइनलाइज किया था, याद रखिएगा। तो भारत भवन और जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, इन दोनों को इन्होंने बनाया। क्या बोल रहे हो संस्कार? कहां से प्रस्ताव होता है? भाई प्रस्ताव देखो, जो नगर निगम और नगर पालिका बनती है ये सरकार तय करती है। ये सारी की सारी बातें विधानसभा भवन में तय की जाती, मुख्यमंत्री कैबिनेट तय करेगी और उसके द्वारा इसको कर लिया जाता है ना। तो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, तब आप बना सकते हो, अचानक नहीं। इनफैक्ट अगर आपको किसी जिले का नाम भी बदलना है तो इसके लिए भी आपको एक संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के बारे में ये बातें। अब देखिए, जब तक ये नहीं बना था, जब तक ये नहीं बना था, तब मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन जो है वो हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश के पास एक पुराना विधानसभा भवन हुआ करता था, मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन। जब ये नहीं बना था तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ के नीचे जो है वो विधानसभा लगा करती होगी दोस्तों, ऐसा तो नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है वो कहलाता था मिंटो हॉल। क्या कहलाया करता था? मिंटो हॉल जो है वो कहलाया करता था। अब देखिए, ये है भाई विधानसभा भवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब इसे एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब एक ऐसा फैक्ट है जो आएगा ही आएगा एग्जाम्स में, आज नहीं तो कल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। जल्दी से देखिए, देन फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब कुछ और बातें देख लीजिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जाती रहती है। दोस्तों, ये जो मिंटो हॉल है ना, ये 1909 में बनाया गया था। और इसे भोपाल की जो बेगम है, भोपाल की बेगम हुआ करती थी सुल्तान जहां बेगम, उसने इसे बनवाया था। बेगम सुल्तान जहां ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों, भोपाल की बेगम सुल्तान जहां ने 1909 में मिंटो हॉल बनवाया था। और स्वाभाविक तौर पर ये किसके सम्मान में बनाया गया होगा दोस्तों? तो ये जो मिंटो हॉल है ना, ये बनाया गया था दोस्तों उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। कौन? मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो लिख सकते हो आप, हालांकि लॉर्ड बोलना मैं पसंद नहीं करता हूं, पर फिर भी अब लिख देता हूं मैं भाई। तो लॉर्ड मिंटो के सम्मान में जो है सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। आपको भी पता है कि जो भोपाल की बेगमें हुआ करती थी वो सब अंग्रेजों के साथ संधि कर चुकी थी, और कहीं ना कहीं उनके सम्मान में 1909 में उन्होंने मिंटो हॉल बनवाया था। फिर आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ तो इसको हमने विधानसभा भवन बना लिया। अब चूंकि कहीं ना कहीं ये गुलामी का प्रतीक है, कहीं ना कहीं ये दास्ता का प्रतीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका अब कर दिया गया है नाम, नया नाम इसका रख दिया गया है। जो शिवराज सिंह सरकार है उसने इसका नाम जो है वो दोस्तों बदल दिया है, और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे भवन। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे भवन जो है वो इसका नाम कर दिया गया। देखिए, ये बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट हैं जो पूछे चले जाते हैं हमसे। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके बारे में हमको देखना था, वो है दोस्तों विधानसभा भवन। और हमने क्या देखा विधानसभा भवन के बारे में?
कि दोस्तों वर्तमान में जो विधानसभा भवन है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, भोपाल में है। इसका शिलान्यास 1984 में हुआ था और इसका निर्माण पूरा हुआ 1996 में। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उद्घाटन किया था। वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने भारत भवन भी बनाया है। पुराना जो विधानसभा भवन है दोस्तों, पुराना विधानसभा भवन जो है वो क्या कहलाता था? मिंटो हॉल कहलाता था, जिसे सुल्तान जहां बेगम ने 1909 में जो है लॉर्ड मिंटो के सम्मान में बनाया था। और अब इसका नया नाम जो है दोस्तों वो कुशाभाऊ ठाकरे भवन जो है वो कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे भवन जो है वो कर दिया गया है। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पढ़ाई। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, आज लगभग हमने 2-3 चीजें ही देखी है। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्लासेस लगने दीजिए, समय लगने दीजिए, आराम से पढ़िए, पर इत्मीनान से पढ़िए। चीजों को बहुत ही दोस्तों ग्रैब करते हुए पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए कि केवल खाना पूर्ति करना है। आराम से पढ़िए। हमें लगेगा हम एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा टाइम में शुरू कर देंगे, एमपी को रिप्लेस नहीं करेंगे। रात में एक और क्लास बढ़ा देंगे। अगर ऐसा लगा कि कोई और यूनिट शुरू करनी है तो एक क्लास और बढ़ा देंगे, 4 क्लासेस हो जाएंगी फिर आपकी। पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। डेली काम काम की चीजें पढ़ते हुए चीजों को याद करते हुए चलेंगे। और देखो बहुत सारा डेटा अब आपका होते चला जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी होती चली जा रही है। आपको रिवीजन करना चाहिए यहां से, एंड देन अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको भेज दूंगा, आज नहीं लेकिन हम इसको कल भेजेंगे जब इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे। ओके। तो चलिए, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। प्लीज इसका एक बार रिवीजन कर लेना और जल्दी से मुझे बता दो कि क्या आज की क्लास समझ में आई भाई, अच्छा लगा? जल्दी से बताइए। देन फिर क्लास को दोस्तों वाइंड अप करेंगे और फिर कल मिलेंगे। एंड देन कल फिर इसके आगे की चीजें देखनी है। कल दोस्तों हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। आप जानते हो कि हर राज्य के बहुत सारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। राजकीय खेल क्या होगा, राजकीय चिन्ह क्या होगा, राजकीय नृत्य क्या होगा, इसके अलावा राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। एंड देन बहुत सारे अभी भवन बाकी है। अभी तो हमने केवल विधानसभा भवन देखा है, अभी हमें बहुत सारे जो भवन है वो देखना है। सचिवालय देखना है, निदेशालय देखना है, हाई कोर्ट देखना है, पुलिस मुख्यालय, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। तो कल की क्लास उस पर बेस रहेगी। बढ़िया बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है भाई। और अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से बताते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, अगर किसी चीज का रिवीजन करने का मन हो रहा है, अगर आपको फिर से किसी टॉपिक को समझना है, ठीक है, अगर आपको फिर से किसी टॉपिक को समझना है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चीजें याद नहीं हो रही है, जो भी मन में आता है बिना किसी हेजिटेशन के चैट में लिख दिया करो, अगर लाइव क्लास लगा रहे हो तो। और अगर आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास लगा रहे हैं, जो भी लोग हमारे साथी लोग जो रिकॉर्डेड क्लास लगा रहे हैं, यार आप भी ऐसे मत फील किया करो कि यार रिकॉर्डेड क्लास है तो हम कैसे पूछेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, सीधे लिख दिया करो। लिटरली हम जज नहीं करते हैं कि आप क्या पूछ रहे हो। वी आर अ फैमिली, फैमिली के अंदर सोच समझ के बातें नहीं होती, बस कर दी जाती। ठीक है, और सभी समझदार हैं बाकी तो दोस्तों अब हम मिलेंगे रात में, जहां हम आज न्याय दर्शन के आगे की बातचीत करेंगे। न्याय दर्शन को आज हम कंक्लूड करने वाले हैं। वहां पर हम 2-3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एंड देन हमारा वहां पर न्याय दर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा और रिवीजन जरूर कर लेना। नमस्कार।